मोदी जी ने जब 2016 में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट पूरी इंडिया में लागू किया, तो उस एक्ट का सबसे बड़ा पार्ट ये था कि जितना भी कूड़ा जिस शहर में जनरेट होता है, शाम तक उस कूड़े को जीरो करना है। दिल्ली के अंदर रहने वाला कोई भी व्यक्ति इन तीनों पहाड़ों पे जाके खुद अपनी आंखों से देख सकता है कि ये सभी कूड़े के पहाड़ कम हुए। पहले तो ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, क्या ये टेक्नोलॉजी आप लेके आए हैं? सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की जो एमसीडी में सरकार थी, हमने कुछ इंजीनियर्स को लगाया, बाहर जो इंटरनेशनली काम करते हैं उनको स्टडी किया, और पहली ट्रोमिल मशीन सितंबर 2019 में हमने लगाई। एक्चुअली कूड़े के पहाड़ों को हटाने का जो साइंटिफिकली काम है वो 2019 में शुरू हुआ, उससे पहले कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। वही शहर साफ रह सकता है जिसके नागरिक सड़कों पे कूड़ा खुद ना डाले, ना किसी को डालने दे। अगर आप देख रहे हैं तो उसकी फोटो सोशल मीडिया पे डालिए, अपने आप शर्म के मारे वो कूड़ा नहीं फेंकेगा। तो बहुत ज़रूरी है आने वाले समय में, इस साल के आखिर तक ओखला और बलसवा जो लैंडफिल साइट्स है उसको हम जीरो कर देंगे। जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार 11 साल रही, उसका काम था कि एरियाज को आइडेंटिफाई करके और वेंडिंग जोन बनाए। लेकिन मैं अफसोस के साथ मैं कहना चाहूँगा कि 10 साल में बार बार चिट्ठी लिखने के बावजूद दिल्ली सरकार की, आम आदमी पार्टी की सरकार को वो वेंडिंग जोन्स पे काम नहीं हुआ। और जो लोग सड़कों पे सोचते हैं कि हम इन गायों को खिलाकर इनका भला कर रहे हैं, वो भी पाप कर रहे हैं। Talk show with Suman Bindal। नमस्कार, मैं हूं सुमन बिंदल। टॉक शो विद सुमन बिंदल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो दिल्ली में अपना एक स्पेशल स्थान रखते हैं, जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के कृष्णा नगर इलाके के काउंसलर भी हैं, और पूरी दिल्ली के डैम्स के चेयरमैन भी है। डैम्स मतलब जितने भी साफ सफाई जो भी दिल्ली में है, कूड़ा करकट जो भी है, कैसे उसको करना है, कहाँ रखते हैं, कैसे उठाना है, कैसे करना है, सारा काम वो देखते हैं। बहुत महान शख्सियत है, जाने माने हैं, सारी दुनिया जानती है। आज हम उनको ढूंढ के लाए हैं यहाँ। आज हम उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं, जिनका नाम है संदीप कपूर जी, जो कृष्णा नगर के काउंसलर हैं। आई थिंक 10, 12, 15 साल से काउंसलिंग कर रहे हैं। संदीप कपूर जी, आपका मेरे शो में टॉक शो विद सुमन बिंदल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी, जो मुझे आपने स्टूडियो में बुलाया और अपनी बात रखने का आप मौका देंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम चाहते हैं कि जनता तक पहुँचे। बिल्कुल ठीक। तो मैं आशा करता हूँ कि वो सब बातें हम जनता तक पहुँचा पाएं। बिल्कुल। और मेरा भी यही मानना है कि जो आप लोग काम कर रहे हैं और जो नहीं भी कर रहे, जिनसे आप पल्ला भी झाड़ते हैं, वो आज सारी की सारे चैप्टर खोलेंगे आपके थ्रू। जी बिल्कुल ठीक है। जी बहुत बहुत चलो, कूड़े के पहाड़, मेरे को लगता है दिल्ली में कूड़े के पहाड़ जो है दिल्ली के सिंबल बन गए हैं। उसमें आपका क्या विचार है? देखिए, जब ये एक्चुअली समस्या आज की नहीं है, ये पूरे विश्व की, पूरी दिल्ली की और समस्या है। पहले क्या होता था कि कभी इस पे कोई साइंटिफिक काम नहीं हुआ था। जैसे हम देखते हैं कि जब पुराने समय में जब हम छोटे होते थे तो रिंग रोड के आसपास जो है पूरी दिल्ली का कूड़ा डाला बिल्कुल जाता था। बिल्कुल सही। तो जब वो कूड़ा ज्यादा हो जाता था तो उस पे क्या करते थे, मिट्टी डाल देते थे, उस पे पौधे लगा दिए तो वो वन बन गया। फिर कोई खाली जगह ढूंढ ली, फिर वहां डालते गए। तो कोई साइंटिफिक प्रोसीजर नहीं था। तो जब बाद में गाजीपुर, ओखला, बलसवा पे जब ये कूड़ा डालना शुरू हुए, तो जब वो कूड़ा भर गया तो उसके बाद कोई ऐसी सरकारी या कोई साइंटिफिक योजना नहीं थी कि इस कूड़े को कैसे हटाया जाए। क्योंकि उससे पहले तो क्या होता था, मिट्टी डाली और पौधे लगा दिए, कूड़ा गायब हो गया, या छोटा सा पहाड़ है। और इसको सोचते सोचते सरकारें, बहुत सारी सरकारें आई, पहले कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी भी रही, आम आदमी पार्टी भी आई, लेकिन सरकारें सोचती चली गई, लेकिन इसका कोई योजना नहीं बनी।
सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की जो एमसीडी में सरकार थी 2019 में, मैं तब ईस्ट दिल्ली का चेयरमैन था, और जो गाजीपुर है वो पूरे एशिया की सबसे बड़ी लैंडफिल साइट है। वहाँ 140 लाख मीट्रिक टन कूड़ा इकट्ठा हो गया, क्योंकि दिल्ली में जमीन कम होनी शुरू हो गई, डीडीए ने जमीन दी नहीं, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, कूड़ा वहाँ डलता चला गया। 65 मीटर ऊंची वो पहाड़ी बन गई। तो पहली बार 2019 में हमने कुछ इंजीनियर्स को लगाया, बाहर जो इंटरनेशनली काम करते हैं उनको स्टडी किया, और पहली ट्रोमिल मशीन सितंबर 2019 में हमने लगाई, और उस समय गौतम गंभीर जी हमारे सांसद हैं, उनका बड़ा सहयोग मिला हमें। तो पहली मशीन 2000 एक्चुअली कूड़े के पहाड़ों को हटाने का जो साइंटिफिकली काम है वो 2019 में शुरू हुआ, उससे पहले कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो उस मशीन का काम क्या है? देखिए क्या होता है कि जो कूड़ा पड़ा हुआ है, इसको जो साइंटिफिक टर्म में हम लिगेसी वेस्ट बोलते हैं। अच्छा जी। अच्छा, इस कूड़े में क्या है कि इसमें मिट्टी भी है, इसके अंदर खाने पीने की चीजें भी है, इसमें प्लास्टिक भी है, इसमें रोड़ा भी है, इसमें ये मल्टीपल है। अगर इस मिट्टी को आप कोई प्रोजेक्ट में यूज करो, जैसे सड़क बनाने के प्रोजेक्ट्स हैं, अगर इस मिट्टी को एज इट इज आप डालेंगे तो मिट्टी की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज बहुत ज्यादा है, उसमें रोड़े पत्थर है, प्लास्टिक है, तो मिक्स है। तो जरूरत ये थी कि इस मिट्टी जो लिगेसी वेस्ट है इसको सेग्रीगेट किया जाए। तो वो पहली मशीन हमने 2019 में लगाई, उसमें बड़ी बड़ी जालियां थी, और उसमें हम 3 हिस्से इस पूरी लिगेसी वेस्ट के करते थे। इसमें 20% के करीब प्लास्टिक, कपड़ा, लकड़, जो कि ज्वलनशील चीजें थी, हल्की थी, उनको हम अलग करते थे। इसके अलावा जो रोड़ी पत्थर, जो हैवी मेटल्स हैं, उनको अलग करते थे, वो भी 18 से 20%। ये सारा ऑटोमेटिक प्रोसेस है? ये पूरा ऑटोमेटिक है। इसमें क्या है कि पहले मिट्टी को, जो दबी हुई मिट्टी है, उसको क्रेनों से उठा के खुले में डाला जाता है। जब वो सूख जाती है, उस मिट्टी को कन्वेयर बेल्ट्स में डाल के मशीन के अंदर उस मिट्टी को डाला जाता है। उसके अंदर बहुत सारी जालियां चल रही हैं, उसमें से वो छन छन के ये पूरा मटेरियल अलग होता है। तो मैंने आपको बताया कि जो प्लास्टिक है, कपड़ा है, उसको आरडीएफ बोलते हैं, वो अलग हो गया। वो आरडीएफ जो है, क्योंकि ज्वलनशील है, तो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में जाके उससे एनर्जी बनती है और उससे बिजली बन गई। और मैं पूरा प्रोसेस बताइए। और जो रोड़ी पत्थर है वो कूट के उससे टाइल्स और उससे जो है वो रोड़ी बन गई। लेकिन मेन जो इंग्रेडिएंट है इसका 60%, वो जो कूड़ा था, जो गीला कूड़ा था, वो समय के साथ साथ फर्मेंट होके वो एक्चुअली मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा। तो वो जो मिट्टी है वो 60% रह जाती है, वो भी 30 mm की पतली मिट्टी। वो जो मिट्टी है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और उस मिट्टी को लगातार हमने जो है NHAI के प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया, जैसे NH24 बना, उसमें हमने यूज़ किया। उसके अलावा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस बना, UER2 बना। ऐसे ही अभी बदरपुर में जो एशिया का सबसे बड़ा इको पार्क बन रहा है, वो काफ़ी गहरा है, वहाँ यूज़ कर रहे हैं। रोहनी के अंदर बहुत सारा ऐसा एरिया है कि जो बहुत नीचे है, उसमें यूज़ कर, तो ये मिट्टी वहाँ यूज़ हो रही है। RDF जो ज्वलनशील है वो सीमेंट की फैक्ट्रीज में जा रहा है, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में जा रहा है। और जो रोड़ी है वो हमारे पास जो है वो रोड़ी के प्लांट्स हैं, वो उसमें जा रहा है। तो ऐसे करके जब तक इसको सेग्रीगेट नहीं किया गया था, ये यूज नहीं हो सकता था, तो हमने मशीनें लगा के इसको यूजफुल बनाया। तो ये जैसे 3 पहाड़ आप कह रहे हैं, गाजीपुर है और उधर जो भी 3 है, तो क्या ये मशीनें तीनों में लगी हुई हैं? देखिए, ये तीनों में कई मशीनों के सेट लगे हैं, कोई एक सिंगल मशीन नहीं लगी। अच्छा। अगर आप गाजीपुर की बात करें, वहाँ 18 मशीनें लगी हैं। माय गॉड। अच्छा। अगर आप बलसवा की बात करें, वहाँ 22 मशीनें लगी हैं। अच्छा। ऐसे ही ओखला में मशीनें लगी हैं। तो टोटल दिल्ली में ऐसे 57 सेट्स ऑफ मशीन्स हैं, जो 24 घंटे 3 शिफ्टों के अंदर इस मिट्टी को सेग्रीगेट करके अलग अलग कर रहे हैं, और जहां जहां इसे भेज रहे हैं वहां से बाहर भेज रहे हैं। अच्छा, एक और बात बताइए जी। चलो, ये प्रोसेस तो आप कर रहे हैं जी भाई, डेली कूड़ा तो बहुत होता है। जी। वो फिर वही जाता है, तो फिर ये जो पहाड़ है वो खत्म कैसे होंगे? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता इसका जवाब जानना चाहती है। देखिए, मोदी जी ने जब 2016 में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट पूरी इंडिया में लागू किया, तो उस एक्ट का सबसे बड़ा पार्ट ये था कि जितना भी कूड़ा जिस शहर में जनरेट होता है, शाम तक उस कूड़े को जीरो करना है। और अभी तो 2026 आ गया, उसमें और ज़्यादा उन्होंने सिस्टम्स डाले हैं।
तो हम तभी से लगे हुए हैं कि जो कूड़ा हम दिल्ली में जनरेट करते हैं, जो पहले कभी 11,000 मीट्रिक टन था पूरी दिल्ली में, अभी वो क्योंकि हमने सफाई अभियान शुरू की है, जगह जगह पड़ा हुआ रेलवे लाइन पे प्लॉटों में पड़े कूड़े को हटा रहे हैं, तो आज की डेट में हम 14,000 से 14,500 मीट्रिक टन कूड़ा पर डे हम शहर से उठा के और लैंडफिल साइट्स पे लेके आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस कूड़े को ख़त्म करना है, तो इसके लिए हमने 2015-16 से ही हमने योजना बनाई थी। आज दिल्ली के अंदर 4 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट चल रहे हैं, जिनके अंदर जो ज्वलनशील कूड़ा होता है उसको उसमें डाल के उससे एनर्जी बना के बिजली बनाई जा रही है। तो ऐसे 4 प्लांट हैं जो 14,000 मीट्रिक टन कूड़ा है, उसमें से 7,200 मीट्रिक टन कूड़ा जो है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में हम जलाकर रोज जीरो कर रहे हैं। तो अब जो बाकी कूड़ा बचा, वो कूड़ा जो है अभी भी, देखिए डिनाई नहीं करूंगा मैं, अभी भी 4-4,500 मीट्रिक टन कूड़ा बलसवा पे, 1,500 से 2,000 मीट्रिक टन जो है वो गाजीपुर पे, और ऐसे ही 3-4 मीट्रिक टन कूड़ा जो है ओखला पे डंप किया जा रहा है, जो कि फ्रेश वेस्ट है। तो अब हमारे पास, हमने इसकी भी योजना बनाई है, इस पे काम चल रहा है। आने वाले समय में 5,000 मीट्रिक टन वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स हम लगाने जा रहे हैं। इसमें से ज़्यादातर का 50% से काम हो चुका है। अच्छा। तो आने वाले समय में 11-12 हज़ार मीट्रिक टन कूड़ा जो है वो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में जाएगा। लेकिन एक बहुत ही यूनिक चीज़ पिछले 6 महीने पहले हमने शुरू की। हमने ये देखा कि जैसे ही हम इन कूड़े के पहाड़ों पे काम कर रहे हैं, तो ये कूड़े के पहाड़ छोटे होते जा रहे हैं। और ये मैं कह नहीं रहा, दिल्ली के अंदर रहने वाला कोई भी व्यक्ति इन तीनों पहाड़ों पे जाके खुद अपनी आंखों से देख सकता है कि ये सभी कूड़े के पहाड़ कम हुए। इसका फायदा क्या हुआ कि जो कूड़े के पहाड़, जैसे 70 एकड़ की जमीन हमारे पास बलसवा में थी, अब हमने उसमें से 45 एकड़ जमीन खाली करवा ली। अब छोटे से एरिया में रह गया 20-22 लाख मीट्रिक टन कूड़ा रह गया। तो हमने देखा कि जो फ्रेश वेस्ट आ रहा है उसमें गीला कूड़ा भी है, उसमें प्लास्टिक भी है। तो अभी हमने 5 ऐसे नए टेंडर्स हम देने जा रहे हैं जो ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गए, जिसमें हम 6,000 मीट्रिक टन कूड़ा, 11-12 की तो प्लानिंग कर ली, 6,000 और। तो आप सोचिए 17 से 18,000 मीट्रिक टन कूड़ा भी अगर दिल्ली जनरेट करेगी तो अगले 1.5 से 2 साल के अंदर उस पूरे कूड़े को जीरो करने की हमारे पास योजना है। ये जो लेटेस्ट योजना है ये जनता को समझने की है। ये इस योजना के तहत जो गीला कूड़ा इन लैंडफिल साइट्स पे आ रहा है, जहां में जगह मिल गई है, इसमें हम अलग से प्लांट्स लगा रहे हैं जिसमें ट्रोमेल्स और बहुत सारा सिस्टम लगेगा। तो इस फ्रेश वेस्ट से डेली हम खाद बनाएंगे और इसके अंदर जो मटेरियल रिकवर हो सकता है, जिसमें लोहा है, लकड़ है, प्लास्टिक है, उसको अलग करके उसको अलग से बेचेंगे और बाकी जो गीला कूड़ा रह जाता है उससे हम खाद बनाएंगे। तो इस योजना को लागू करने के बाद, ये योजना अगले 6 से 8 महीने में लागू हो जाएगी। तो एट प्रेजेंट हमारे पास कूड़ा खत्म करने की जो कैपेसिटी है 7,200 तो एग्जिस्टिंग है, 6,000 और आ जाएगी। तो एक बड़ी कैपेसिटी पे हम काम करेंगे और मोटा मोटा जितना भी कूड़ा दिल्ली में जनता जनरेट करती है उस सबको हम जीरो कर देंगे। अच्छा, कि ये बताइए मेरे को, ये जो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि मैं भी मान लीजिए 35-37 साल से 38 साल से तो दिल्ली में रह रहा हूँ। जी जी। पहले तो ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, क्या ये टेक्नोलॉजी आप लेके आए हैं? देखिए, ये टेक्नोलॉजी जो है वो एमसीडी और बीजेपी लेकर आई है। मैंने आपको बताया कि आपके टेन्योर में आई है। नहीं, ये जो फ्रेश कूड़े से जो खाद बनाने का, ये तो मेरे कार्यकाल में इसकी योजना बनी। हमने इसको हाउस से अप्रूवल लेके इसके टेंडर्स करवा दिए, टेंडर फाइनलाइज हो गए। हाउस से अप्रूवल लेके इमीडिएटली ये जो कॉन्ट्रैक्ट है हम कंपनियों को देंगे। 5 कंपनियां जो है इस काम को करेंगी और टोटल 6,000 मीट्रिक टन फ्रेश वेस्ट को बिना डंपिंग किए हुए ये सीधा उसको खत्म करेंगी। तो ये पहली बार जो है वो इंडिया के अंदर हो रहा है। अच्छा जी। जी जी जी। एक मेरे को और बताइए, एक छोटा सा, मैं देखो बहुत सारे लोग हो सकता है जानते हो, बहुत सारे नहीं जानते हो। जी जी। हमारा है कि हमने दिल्ली की जनता को अवेयर करना है, दिल्ली क्या इंडिया की सारी जनता को अवेयर करना है कि काम कैसे होते हैं, पहले कैसे थे और अब कैसे हो रहा है। नई टेक्नोलॉजी है, नई सोच है, आप जैसी सोच रखते हैं, बहुत बढ़िया सोच है आपकी। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जो शुरू से एंड तक कूड़े का जो उठाने का प्रोसेस है, जैसे स्टार्टिंग तो घरों से होता है, जी जी जी। वहाँ से
आपके जो पहाड़ हैं हाँ। वहाँ तक जाने का आपका प्रोसेस क्या है? देखिए, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब 2016 में मोदी जी ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट लागू किया, हाँ जी। और इंडिया की सारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को बोला कि अपने यहाँ इसको पास करो, इसको लागू करो। ठीक है। उस एक्ट में 2-3 चीज़ें, एक तो मैंने आपको बताया कि जितना कूड़ा जनरेट होता है शाम तक वो कूड़ा ज़ीरो होना चाहिए, इस एक्ट की पहली रिक्वायरमेंट थी। दूसरी रिक्वायरमेंट थी कि जो भी कूड़ा जनरेट हो वो घरों से उठाया जाए और उसको इलाके के अंदर डंप नहीं किया जाए। जैसे हम सबको पता है कि पहले क्या होता था कि इलाकों के अंदर ढलाव घर होते थे, आसपास बने होते थे, हर कूड़े कोने को पे बने इकट्ठा होते, किया हाँ, जाता था। तो छोटे छोटे रिक्शा और व्हील बैरोस के अंदर, टिपर्स के अंदर कूड़ा आता था, उन ढलाव घर में डाला जाता था, वो पूरा भर जाते थे शाम पूरा तक। भर जाता, रात को फिर वो गाड़ियां आती थी, बदबू फैलाती थी, कुछ गायें होती थी, कुछ लड़के वो छांट रहे होते थे, वो कूड़ा फैलाते हुए ट्रक भी लेके जाते थे। तो अगर अब आप विजुअलाइज करेंगे, ऐसे ढलावघर आपको बहुत कम हो गए हैं। मिनिमम आपको दिखेंगे, कहीं इक्का दुक्का, अगर वो योजना में नहीं आ पाए। जनरल हमने ऐसे सारे ढलावघर पूरी दिल्ली से खत्म कर दिए। अगर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी कृष्णनगर की बात करूं तो यहाँ 6 ढलावघर थे सबसे ज्यादा, हमने 6 के 6 ढलावघर बंद कर दिए। अब जनता ये सोचती है कि कूड़ा तो जनरेट हो रहा है, मेरे घर से कूड़ा भी लेके, लेकिन ये जाता कहाँ है? वही मैं पूछ रहा हूं ना। ढलावघर करता। देखिए, इसके लिए बड़ी जबरदस्त टेक्नोलॉजी लगी और वो मोदी जी ने ही सुझाया। उसके लिए क्या है कि अब हमने घर घर से कूड़ा उठाने की गाड़ियां लगा दी। आपको लगता होगा सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 6 साढ़े 6 बजे शुरू हो जाती हैं, वो म्यूजिक लगाते हुए पता लगता है। तो गलियों में आती है कि आप अपना कूड़ा जो है इन टिपर्स में डाल दो। तो वो एक पूरे इलाके को हम बांटते हैं, कितने टिपर्स, कितनी गलियां, कैसे, पूरा साइंटिफिक स्टडी होती है। उनका रूट बनाया जाता है, उसमें आदमी फिक्स किया जाता है, टिपर फिक्स किया जाता है, उसका नंबर फिक्स किया जाता है। वो कूड़ा वहां से इकट्ठा करते हैं। उसके बाद जैसे मैं अपने वार्ड का एग्जांपल लेता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा। 6 ढलावघर थे, बंद कर दिए, लेकिन एक कॉम्पैक्टर प्लांट हमने लगाया है। कॉम्पैक्टर प्लांट क्या है कि एक ढलाव घर को हमने पूरा पहले पक्का किया, उसमें शेड लगाया, उसके अंदर 2 कॉम्पैक्टर्स हमने लगा दिए। वो एक बड़ी मशीन होती है। कॉम्पैक्टर मतलब कूड़े को कॉम्पैक्ट कर देना। हाँ, कूड़े को कॉम्पैक्ट करने की एक बड़ी मशीन होती है, लोहे की। आप कह सकते हो कि एक कूड़ा घर ही आप समझ लीजिए। लेकिन जैसे कूड़ा घर पहले सड़कों पे फैला रहता था, अब उस मशीन के अंदर जाता है। मशीन में एक ट्रे है, टिप्पर गली में से कूड़ा लेकर आया, उसने उलट के मशीन की ट्रे में डाला, मशीन की ट्रे ने उसको मशीन के बॉक्स में करके उसको धक्का देकर कॉम्पैक्ट कर दिया। तो पहले जहाँ कूड़ा खुला फैला रहता था, 10 टन अगर कूड़ा होता था, पूरा ढलावघर बंद हो जाता था। आज उससे सिंगल डब्बे के अंदर 12 टन कूड़ा आ जाता है, क्योंकि उसको जब आप कॉम्पैक्ट करते हैं तो उसमें से पानी निकल जाता है, उसमें सिर्फ कूड़ा रहता है। तो जो कूड़ेदान था 10-12 टन का, आज वो एक छोटे से डब्बे में सिमट गया उस मशीन के अंदर। उसका फायदा क्या हुआ? आपको कूड़ा दिख नहीं रहा, आपको मक्खी मच्छर बदबू नहीं आ रहे, और छोटे से स्थान में कूड़ा कॉम्पैक्ट हो गया। अब उसके बाद हमारे पास स्पेशलाइज्ड ट्रक हैं, उस पूरे के पूरे बॉक्स को क्रेन से उठा के उसमें डाल देते हैं ट्रक के ऊपर, और वो ट्रक सीधा लैंडफिल साइट्स पे जाता है या वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में। अच्छा। जैसे कुछ एरियाज हैं जो पॉश रहते हैं, जहां कूड़े के अंदर प्लास्टिक और कागज की मात्रा ज्यादा रहती है, ऐसे सारे कूड़े को हम वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में भेजते हैं, जहां उनसे जलने के बाद बिजली बनती है। जिसमें ज्यादा गंदगी होती है, गीला कूड़ा होता है, नालियों की सिल्ट होती है, वो अभी फिलहाल डंपिंग के लिए लैंडफिल साइट पे जाता है। तो ऐसे हम सेग्रीगेट करते हैं। तो आपके घर से कूड़ा टिप्पर में उठा, बिना जमीन पे आए हुए, सीधा वो कॉम्पैक्टर प्लांट के कॉम्पैक्टर मशीन के थ्रू, और सीधा वो लैंडफिल। तो इसलिए आप देखोगे कि जो कॉम्पैक्टर प्लांट हमारे लगे हैं, वो भी दोपहर को 2, 2:30, 3 बजे तक बिल्कुल खाली हो जाते हैं। वहां से पूरे कूड़े की ट्रांसपोर्ट हो जाती है। फिर उसके बाद आपको गंदगी कहीं नहीं दिखती, कहीं नहीं मिलती। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक और चीज है संदीप जी, बताइए। देखो, आपका नाम तो बहुत है, नहीं एक अच्छे व्यक्तियों में एक नाम मैं बहुत सालों से सुन रहा हूँ, बहुत सालों से, एटलीस्ट मैं नहीं समझता 25 साल के आसपास मैं सुन रहा हूँ। एक रेपुटेशन के साथ, आपने जिम्मेवारी के साथ ये काम करते हैं, आई नो। एक और चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि आप अकेली जान इतने पूरे तामझाम को, दिल्ली के इतने पूरे तामझाम को
और वो भी कूड़े जैसी आइटम को कैसे मैनेज करते हैं आप? देखिए, ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं होता है, एक बहुत बड़ी टीम लगी है। मैं अगर आपको इसका साइज बताऊं तो आपको भी बड़ी हैरानी होगी। नहीं बताओ सर, बताओ और सही। देखिए, दिल्ली के अंदर 3 करोड़ के करीब पब्लिक है जिसके कूड़े को हैंडल करना होता है। और दिल्ली ही पूरे भारत के अंदर सबसे बड़ा म्यूनिसिपैलिटी है जिसमें 12, 13, 14 हज़ार मीट्रिक टन कूड़ा इकट्ठा होता है। मतलब मुंबई से भी ज़्यादा कूड़ा दिल्ली में इकट्ठा होता है। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग जॉब है। बिल्कुल, और बिल्कुल। इस पूरे सिस्टम को मैनेज करने के लिए हमारे पास 70,000 जो पर्यावरण सहायक है कर्मचारी हैं, जो कि सड़कों पे झाड़ू भी लगाते हैं, गली मोहल्लों से कूड़ा भी इकट्ठा करते हैं और कूड़े की ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं। अच्छा, मतलब 70,000 70,000 बंदों को हैंडल करते हैं आप? नहीं, मैंने अकेले क्या करना है, ये तो सुनो। मतलब हेड तो आप हो गए हाँ, ना। ये बहुत बड़ी टीम है। इसके बाद हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, डैम्स डिपार्टमेंट जो है, उसके अंदर हमारे बहुत सारे टेक्नोलॉजिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, जो कि इन कूड़े के पहाड़ों को मैनेज करना, इस पूरी मशीनरी और इनोवेशन को देखना। हमारे तो यार घर के 7 मेंबर हमारे से हैंडल नहीं हो रहे। आपसे ये भी सीखूंगा आके आपके पास। नहीं, देखिए, ये पूरा एक प्रोसेस है। मैं तो वैसे भी इंजीनियर रहा हूँ और एक मल्टीनेशनल कंपनी में 12-13 साल नौकरी की, तो चीज़ों को मैनेज करने का एक जो समाज ने एक एक्सपीरियंस दिया उसको मैं यूज़ करता हूँ। लेकिन एक बहुत बड़ी टीम है और ये अकेले आदमी का काम नहीं है। और इसमें पूरे एमसीडी के बड़े अधिकारी, सिस्टम, कर्मचारी। कहाँ बैठते हैं आपके अधिकारी, आप लोग? देखिए, मेरा हेडक्वार्टर है वो तो सिविक सेंटर है। सिविक सेंटर ये यहाँ रेलवे स्टेशन के पास, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के साथ है। तो जनरल वो है। लेकिन एक बहुत बड़ी टीम इस पूरे टास्क को करती है और हर व्यक्ति का काम डिफाइंड है। जो गली के अंदर झाड़ू मारता है उसको भी पता है कि उसने कितनी गलियां कवर करनी है। जो टिप्पर सड़कों पे चलता है उसको भी पता है कि उसका एरिया कितना है और कितने चक्कर उसने लगाने और कितना कूड़ा इकट्ठा करना है। हर वार्ड का जो सुपरवाइजर है, एसआई है, उसको भी पता है कि आपको अपने वार्ड में काम कैसा करना है। और ऐसे ही जो टीम जो अलग अलग जगह पे लगी है, जैसे कूड़े के पहाड़ों को जो कम कर रहे हैं, उनको टारगेट हमने दिया हुआ है और इसकी मैं डेली मॉनिटरिंग करता हूँ। देखिए, अगर आप मॉनिटरिंग कैसे करते हैं? देखिए, मॉनिटरिंग के लिए कोई मोबाइल पे है या आपके पास? हमने कुछ सिस्टम बनाए हुए हैं, उसमें हम जनता को भी तो बताते हैं ना कि भाई वाकई में मॉनिटरिंग हो रही है या नहीं हो रही। उसकी भी हम मॉनिटरिंग करते हैं और उसका एक पूरा ग्राफिकल सिस्टम हमने बनाया हुआ है जिसके थ्रू हम इस पूरे सिस्टम को मैनेज करते हैं। तो उसमें डेली मेरे पास शाम को एक रिपोर्ट आ जाती है। जैसे हमारे 12 जो है वो जोन है, तो 12 जोन में कौन से जोन से कितना कूड़ा उठा, क्या वो कल से ज़्यादा उठा या उतने उठा या किसी जोन ने कम तो नहीं उठाया, तो उसको मॉनिटर करते हैं। उसके तो आपके कर्मचारी जो भी है, कर्मचारी स्टाफ कर्मचारी जो भी आपके साथ काम करते हैं, जो कूड़ा उठाते हैं, टिप्पर हैं, डंपिंग करते हैं, तो क्या ये 7 दिन करते हैं या संडे मंडे की छुट्टी? नहीं, ये 7 दिन, कोई छुट्टी नहीं है ये अच्छा, मेरे को दिखाइए। अच्छा, ये मॉनिटरिंग आपका डेली की रिपोर्ट? हाँ, ये डेली मॉनिटरिंग है। ये डेली की रिपोर्ट है। संदीप जी कह रहे हैं कि डेली की रिपोर्ट इनके पास आते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, कहाँ कोई क्या आज सारे दिन में काम हुआ। भाई देखिए, आप भी देख सकते हैं इसमें ग्राफिकल रहता है, तो मुझे सिर्फ इसमें 5 सेकंड लगते हैं बिल्कुल देखने में। सीधा पता लग जाता है आज क्या काम हुआ। हाँ, आपका ये बही खाता है। हाँ, है ना? तो 12 जोन है, 12 जोन में कितना कूड़ा इकट्ठा हुआ, दिल्ली में टोटल कितना कूड़ा इकट्ठा हुआ, फिर वो जो कूड़ा है कितना वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में किस में कितना गया, कितना डंप साइट जो है तीनों लैंडफिल साइट्स में कितना गया, और उसके बाद पुराना जो लिगेसी वेस्ट है जिसपे हमने मशीनें लगा के साफ कर रहे हैं, तो तीनों लैंडफिल साइट से पर डे कितना कूड़ा उठा। ये 3 चीजें मॉनिटर एक और चीज पूछता हूँ आपसे। जी। ये कहानी ना मैं आज से नहीं, मैं 25-30-35 साल से जब से दिल्ली आया तब से देखता आ रहा हूँ जी, और अभी तक भी वो है। अब बताओ उसका रीजन बताओ क्यों? जी, कूड़े का टेम्पो या टिप्पर या कोई भी है कहीं भी खड़ा है, तो ये जो लोग हैं बीच में जाम लगा देते हैं। कितना भी आप पीछे हॉर्न मारते जाओ ये नहीं हटते। इसका क्या कारण है? क्या रीजन क्या है? नहीं, देखिए, वैसे तो अभी बड़ी गाड़ी हमने हटते नहीं है, ये तो बात पक्की, आज भी नहीं हटते हैं। नहीं, देखिए, 2 इसके मुझे लगता है इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि जैसे कोई टिप्पर जो है वो पहले तो क्या होता है, सुबह सुबह जाके 11 बजे तक ये गली गली से घरों से कूड़ा लेते हैं,
लेकिन मुझे कहते हैं थोड़ा अफसोस भी है कि दिल्ली के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन टिपर्स में कूड़ा नहीं डालते और वो सड़कों पे फेंकते हैं। हाँ है, बिल्कुल के सही जो कह रहे हैं। अच्छा उन्हें आदत पड़ी है, वो सुबह उठेंगे थैली उठाएंगे और तो पड़ोसियों के डाल के, हाँ, अपनी नहीं, पड़ोसियों के। तो ऐसे हर वार्ड में, हर इलाके में कुछ पॉइंट्स हैं, मतलब लोगों ने अपने दिमाग में उन्हें सेट ही कर लिया कि हमने कूड़ा इन पॉइंट्स पर ही फेंकना पॉइंट्स पर है। डालना तो वो ये एक्चुअली दिल्ली में जो कूड़ा दिखता है ना, इसका ये बहुत बड़ा रीजन है। मैं अपने वार्ड में, मेरे पास 25 पॉइंट है ऐसे, हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं। वहाँ हमने टिप्पर का टाइम भी फिक्स किया हुआ है, हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसके अंदर वो टिप्पर वाला बिफोर एंड आफ्टर की फोटो भी डालता है और उन पॉइंट्स को साफ भी करता है। लेकिन आप देखोगे 2 घंटे बाद फिर वहाँ कूड़ा डल जाता है। तो जब वो टिप्पर कूड़ा लेने निकलता है और सड़क पे कूड़ा पड़ा है तो वो गलत बात तो वो है। सड़क थोड़ी सी तो गिरती है। तो इसलिए जब तक वो कूड़ा उठा नहीं लेगा, अगर गाड़ी आगे पीछे करता रहेगा तो फिर वो कूड़ा नहीं उठा, तो मुझे लगता है वो एक न्यूसेंस हो सकती है। लेकिन आप देखिए कि हमने आप पूरे उनकी सपोर्ट कर रहे हैं संदीप जी, गलत बात है। नहीं, सपोर्ट की बात नहीं है। देखिए अगर हम कूड़ा सड़कों पे डालना बंद कर देंगे, कूड़ा सिर्फ टिप्पर पे डालेंगे, और मैं आपको कह रहा हूं कि पूरी दिल्ली की मैपिंग है, जिस व्यक्ति को लगता है मेरी गली में नहीं आता है, कुछ इशू है, उस इशू को रेज कीजिए। हमारा ऐप है MCD 311 ऐप है, आप उस पर जाके फोटो डाल सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है हेडक्वार्टर से, उसके लिए स्पेशल टीम है। आप लगातार उस पर कंप्लेंट डालिए अगर टिप्पर वाला नहीं आता है। लेकिन शॉर्टकट मत यूज कीजिए कि टिप्पर वाला नहीं है तो मैंने कूड़ा उठा के कोने पे फेंक दिया। क्योंकि जब तक दिल्ली की जनता कूड़े को सड़क पे फेंकना बंद नहीं करेगी तब तक सफाई की व्यवस्था जितना भी करना है, क्योंकि एम्प्लॉय तो 70,000 है और 3 करोड़ की जनता को कैटर करना है। तो मेरा आपके माध्यम से करबद्ध प्रार्थना है दिल्ली की जनता से कि कूड़ा सड़कों पे ना डालें। वही शहर साफ रह सकता है जिसके नागरिक सड़कों पे कूड़ा खुद ना डाले, ना किसी को डालने दे। अगर आप देख रहे हैं तो उसकी फोटो सोशल मीडिया पे डालिए, अपने आप शर्म के मारे वो कूड़ा नहीं फेंकेगा। तो बहुत जरूरी है कि एक एक नागरिक दिल्ली का स्वच्छता पे ध्यान दे और उस पर सहयोग करे। और मैं आपको बता रहा हूं कि हमने पूरा फूल प्रूफ सिस्टम बना दिया है। आने वाले समय में अगर 15,000 मीट्रिक टन कूड़ा भी जनरेट होगा, उस कूड़े को हम जीरो करेंगे। हमारे पास पूरी योजनाएं हैं, उन पे काम चल रहा है, टेंडर्स हो गए। ये कागजों में नहीं है, ये एक्चुअल योजना है हमारे पास और काम चल रहा है। और जो भी व्यक्ति इन कूड़े के पहाड़ों को जाके देखना चाहे वो बाहर से नंगी आंखों से देखे और आपको 100% पता लगेगा इन कूड़े के पहले से तो कम हुए, साइज कम हो रहा है, कम हुए हैं वो, नो डाउट कम। और मैं एक कमिटमेंट यहाँ देके जा रहा हूँ कि आने वाले समय में इस साल के आखिर तक ओखला और बलसवा जो लैंडफिल साइट्स है उसको हम जीरो कर देंगे। वेरी गुड। तो ये एक कमिटमेंट क्या होता है दोस्तों, कॉन्फिडेंस। जो आदमी कॉन्फिडेंस के साथ बात करता है ना, इट मीन्स 100% ओके है। कुछ डाउटफुल होते हैं ज़्यादातर नेता लोग, ठीक है जी मैं देखता हूँ जी, करता हूँ जी, करेंगे, अभी हमारी वो टीम जाएगी आएगी, वो डाउटफुल होते हैं। ऐसे नेता चाहिए हमारे को, हमारी दिल्ली को, हमारे भारत को ऐसे नेता चाहिए जो कॉन्फिडेंस के साथ, और साथ में और देखिए खाली कॉन्फिडेंस नहीं, साथ में डेट भी देते हैं, टाइम भी बताते हैं कि इस साल के एंड तक हम ये करके दिखाएंगे। देखिए सुमन जी, मैं ये कोई मेरे अकेले का काम नहीं है। देखिए ये जो कॉन्फिडेंस आया ये इस वजह से आया कि आज केंद्र सरकार, जिसमें मनोहर लाल खट्टर जी हमारे आदरणीय मंत्री जी हैं, वो खुद लैंडफिल साइट्स पे हर 6 महीने में आते हैं, हमको पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा फाइनेंशियली टेक्निकली जो सपोर्ट है वो हम देंगे। वो तो इतने हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री हमारी रेखा गुप्ता जी, जो मतलब मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहला फोकस पॉइंट उन्होंने ये तीनों लैंडफिल साइट्स को दिया और वो भी लगातार आ रही हैं। उनके साथ सिरसा जी हैं, हमारे आशीष सूद जी हैं जो मंत्री हैं, वो खुद इस पे फोकस दे रहे हैं, क्योंकि इस सारे काम को MCD अकेले नहीं कर सकती जब तक आपको फाइनेंशियल टेक्निकल सपोर्ट चाहिए हर चीज। तो ये जो कॉन्फिडेंस आया है ये इन सब तीनों सरकारों की इन्वॉल्वमेंट से है। ये ट्रिपल इंजन की सरकार की वजह से कॉन्फिडेंस है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और MCD
तीनों मिलके काम कर रही हैं, तभी है। हमारे जो मेयर्स हैं, जो पिछले मेयर राजा इकबाल जी थे, हाँ जी। अभी जो हमारे मेयर हैं वो लगातार जो है वो चक्कर लगाकर और हर दूसरे तीसरे महीने जाके बकायदा साइट्स पे जाके उसकी रिपोर्ट्स लेते हैं। परवेश भाई जी अभी बनते ही मैं कहा तीसरे चौथे दिन ही वो बलसवा पहुंच गए। तो ये कमिटमेंट पूरी पार्टी की, पूरी सरकार की, तीनों सरकारों की कमिटमेंट है। तो मैं तो उसकी सिर्फ आवाज़ आपके सामने बनाऊं, लेकिन ये कमिटमेंट पूरी सरकार की, और दिसंबर तक ये दोनों लैंडफिल साइट को हम खत्म करेंगे। वेरी गुड। ये पहले भी क्या था विजन, मैं समझता हूँ विजन तो बहुत होते हैं। पहले क्या, मेरे को आप बताना मैं कहाँ गलत हूँ कहाँ ठीक हूँ। क्या था पहले, स्टेट में सरकार और होती थी, एमसीडी में सरकार और होती थी, वो मिसमैच होता था, उसलिए काम हो नहीं पाता था। क्या मैं गलत हूँ या ठीक हूँ? नहीं, अब ठीक है ना। देखो, एक मैं चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। एक हमारे पूर्वी दिल्ली के सांसद हैं हर्ष मल्होत्रा जी, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री तो हैं ही, और मैं उन्हें बधाई भी देना चाहता हूँ पोस्ट कार्ड के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष उन्हें पार्टी ने बनाया, और बड़े जुझारू और बड़े पुराने कार्यकर्ता हैं, बड़े टेक्निकल आदमी, बहुत मेहनती और मैं हैं। आपको बताना चाहता हूं कि इन कूड़े के पहाड़ों को ख़त्म करने के लिए हर्ष मल्होत्रा जी ने स्वयं से एक टास्क लिए, और मेरी एक दिन पहले ही उनसे बड़ी लंबी चौड़ी इस पर डिस्कशन हुई, और उन्होंने कमिटमेंट दिया कि वो खुद इन साइट्स पे जल्दी ही कुछ दिनों में जाएंगे और इसकी पूरी मॉनिटरिंग करेंगे। और वो चाहते हैं कि इन सब पूरी टीम के साथ हर्ष मल्होत्रा जी अब डायरेक्टली इस पूरे सिस्टम में इन्वॉल्व होके कूड़े के पहाड़ों की मॉनिटरिंग करेंगे। उन्होंने खुद मुझसे कमिट किया। कल ही प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। जी, बहुत अच्छे हैं हर्ष मल्होत्रा जी, मैं भी जानता हूँ, वो भी मेरे को जानते हैं। हो सकता है यदि ये चैनल देखते होंगे तो डेफिनेट उनको नमस्कार करूंगा, और उनको बधाई भी दे रहा हूँ प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए। बहुत बहुत बधाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जो भी एमसीडी से रिलेटेड काम है तो नेचुरली मैं पूछूंगा ही, मेरा काम वही है। हम इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, मैं अपनी जनता को सभी जानना चाहेंगे आपके माध्यम से। मेरे को ये बताइए, दिल्ली हमारी राजधानी, वर्ल्ड से लोग यहाँ आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, सेलिब्रिटी आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, बाहर के प्रेसिडेंट, ये वो सारी दुनिया आती है, ठीक है जी। एक मेरे को ये समझ नहीं आया कि दिल्ली में जो ये पशु जानवर, जिनमें गाय, भैंस, आवारा और कुत्ते, आवारा जिनका कोई वाली वारस नहीं है, उसमें मतलब हमारी दिल्ली क्यों फेल हो रही है, उसको मैनेज क्यों नहीं कर पा रही? उसके साथ कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितनी गंदगी फैलती है, आपको पता ही है। तो वो मैनेज क्यों नहीं हो रहा? देखिए, क्या है कि जो इसके 2-3 पहलू हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समस्या पे पुरानी सरकारों ने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें 2-3 सरकारें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे एमसीडी का काम क्या है? एमसीडी का काम ये है कि आपके पास ट्रक होने चाहिए और कुछ कर्मचारी होने चाहिए। आप जो आवारा पशु घूम रहे हैं उनको पकड़ो, और दिल्ली सरकार की जो गौशाला है उसमें आप उन्हें छोड़ दो, और फिर उसके बाद दिल्ली सरकार उनको मैनेज करती है। तो इसमें क्या हो गया, 2 सरकारें इन्वॉल्व हो गई। अगर आपके पास पशु उठाने की कैपेसिटी है, लेकिन अगर आगे गौशाला ही नहीं है जहाँ आप छोड़ सकते हो, तो आपका प्रोसेस फेल हो गया। तो यही फेलियर रहा कि दिल्ली के अंदर ज़्यादातर निगम के अंदर एक सरकार रही, दिल्ली सरकार में दूसरी रही, कोऑर्डिनेशन नहीं रहा। वो तो मिसमैच मैंने पहले ही कहा है। ना इस समस्या पे काम हुआ, पर अब तो नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ इस पे अब क्या काम चल रहे हैं वो भी बताऊंगा, और क्या नहीं हुआ वो भी बताऊंगा। देखिए, पिछले 15 से 20 साल में दिल्ली के अंदर कोई नई गौशाला नहीं बनी, जबकि दिल्ली की आबादी दुगनी तिगनी होती चली गई। उसी के हिसाब से पशुओं की संख्या बढ़ती चली गई। लेकिन जो राज्य सरकार थी जिसका काम था कि आपको नई नई गौशालाएं बना के, एरिया वाइज बना के आपको जो है वो बना के देनी चाहिए थी, और म्यूनिसिपैलिटी का काम था उनको छोड़े। अगर आप ईस्ट दिल्ली की बात करो, हमारे पास एक भी गौशाला नहीं है।
आज ईस्ट दिल्ली की बात करो जिसमें शाहदरा साउथ और नॉर्थ है, कम से कम 22,000 पशु आज सड़कों पे घूम रहे हैं, लेकिन उनके लिए एक भी गौशाला नहीं है। अगर यहाँ से कोई पशु पकड़ा जाता है तो उसको नांगलोई में छोड़ के आना पड़ता है। तो आप सोच सकते हो कितना डिस्टेंस है। 40 किलोमीटर सफ़र अगर दिल्ली में किसी गाड़ी को करना होगा तो 2.5-3 घंटे तो एक साइड का लगता है। तो इस पर कोई सोचा नहीं गया। तो जब से दिल्ली सरकार आई, रेखा गुप्ता जी आई, और वो तो पहले से ही इस समस्या पे काम कर रही थी, तो हमारा सौभाग्य है कि वो मुख्यमंत्री बनी। आते ही उन्होंने डीडीए को लिखा है और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो आज 14 डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गौशाला का निर्माण शुरू हो गया है। हाँ जी। और तो आते आपके जो इलाके में कहाँ शुरू हुआ? ऐसा कि हमारा जो है वो गाजीपुर के अंदर है, और एक नई जगह जो हमारे विधायक हैं डॉक्टर अनिल गोयल जी ने, उन्होंने डीडीए को लेटर लिखा, आइडेंटिफाई किया। गीता कॉलोनी में नज़दीक एक डीडीए का बहुत बड़ा प्लॉट है, तो वो भी हमने पूछते के बाद वो भी आइडेंटिफाई किया। तो हमारा ये कहना है कि जितना नज़दीक आपकी गौशाला होगी उतना ज़्यादा आप ट्रांसपोर्ट कर सकोगे, उतना आपका डीजल पेट्रोल कम यूज़ होगा, उतना आपकी मैन पावर एफिशिएंट होगी। अगर दिन में एक ही चक्कर लगाना है तो एक ट्रक में 4-5 गाय से ज़्यादा नहीं जा सकते। अगर वही नज़दीक में गौशाला है तो आप 4 चक्कर भी दिन में लगा सकते हो। अब इस पूरे सिस्टम को बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे के लिए इसको मिसयूज़ करते हैं। मिसयूज़ कौन करते हैं? जो गाय को दूध के लिए पालते तो हैं, लेकिन ना उनके पास जगह है और ना इनकी वो केयर करते हैं। तो वो क्या है कि वो सड़कों पे छोड़ देते हैं गायों को, और ये दिन भर बेचारी गायें घूमती हैं सड़कों से, गंदा खाना खाती हैं। लोग भी दान धर्म के नाते घर का पुराना सूखा खाना उन्हें खिलाते हैं। तो एक गाय के अंदर 50-50 किलो तो प्लास्टिक जमा होगा। तो ये बहुत बड़ा अत्याचार वो हिंदू, वो लोग जो गायों को अपनी गौशाला में नहीं पाल के सड़कों पे छोड़ते हैं, ये महापाप कर रहे हैं। और जो लोग सड़कों पे सोचते हैं कि हम इन गायों को खिलाकर इनका भला कर रहे हैं, वो भी पाप कर रहे हैं। क्योंकि वो जो रोटी अगर हो सकता है साफ भी हो, लेकिन वो जब सड़क पे फेंक के जाते हैं तो धूल मिट्टी गंदगी में मिल जाती है। कई लोग तो प्लास्टिक में छोड़ जाते हैं, और गाय क्योंकि जानवर है उसको पता नहीं लगता, वो प्लास्टिक के साथ ही खा जाती है। तो ये गायों का आप भला कर रहे हो या पाप कर रहे हो? तो मेरा ये कहना है कि ये दोनों लोग जो इस पूरे सिस्टम को मिसयूज कर रहे हैं, क्योंकि सरकारों ने काम नहीं किया, तो इसलिए इनको भी कॉशियस होना चाहिए। और लोगों को गौशाला में जाके जहाँ प्रॉपर गाय बंदी है, भैंस बंदी है, वहीं जो है जो चारा उनका वहाँ डालना चाहिए। तो अपने आप सड़कों से गायें भी गायब हो जाएंगी जब उन्हें नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर गौशाला बनने का काम शुरू हो गया, और हम जो है गायों को पकड़ने के, जानवरों को पकड़ने के ट्रकों की संख्या भी इंक्रीज कर रहे हैं। इसमें एमसीडी ने 3 गुना बजट किया है इस बार बजट में। अच्छा जी। ऐसे ही दिल्ली सरकार ने एक गौशाला के लिए पिछले बजट में, जो पहला बजट था उसी में 40 करोड़ रुपए अलग से रखे थे, और इस साल उस बजट को बढ़ा दिया है। तो आने वाले समय में इस समस्या का निवारण होगा। लेकिन क्योंकि इसका जो सोल्यूशन है उसमें गौशाला बनाना, गाड़ियां खरीदना, एम्प्लॉयज रखना, ट्रांसपोर्टेशन करना, इन सब पे काम चल रहा है, तो इस समस्या का निवारण हो जाएगा। कोई हाई फाई टेक्नोलॉजी नहीं है, सिर्फ फोकस नहीं था, इस वजह से ये काम नहीं हुआ। इसके साथ एक दो छोटी छोटी बातें और भी जुड़ी हुई हैं जी। एक करके 2 चीजें और पूछूंगा। एक, जो रेहड़ियां लगती हैं बाजार के अंदर, आपको भी मालूम है, उससे ट्रैफिक जो है बड़ा डिस्टर्ब होता है, बड़ा ही डिस्टर्ब होता है। कोई गाड़ी इधर से इधर नहीं निकल सकती, इधर से इधर नहीं निकल सकती, और चेन पुलिंग वगैरह भी इसके थ्रू होती है, क्योंकि रश होता है, बंदा एकदम चेन किसी की खींची और भाग गया, पता ही नहीं कहाँ है। जाम इतने लगते हैं, लोग जाम की वजह से बहुत सारे इलाकों से इतना ही परेशान है कि यार चल छोड़ो यार, वहाँ जाना ही नहीं है। तो इसको भी कुछ मैनेज करने का आपने सोचा है? देखिए, ऐसा है कि रेहड़ी की समस्या भी बहुत पुरानी चलती आ रही है, और इसमें भी दोनों सरकारों का जब तक कम्युनिकेशन नहीं होता तब तक नहीं होती। क्योंकि जो एंक्रोचमेंट हटाने का काम एमसीडी का है, एमसीडी रेहड़ी को पकड़ती है, जमा करती है, लेकिन एक्ट के हिसाब से उसका जुर्माना लेके उसे छोड़ने का है। तो जनरल हम सोचते हैं कि यार इसने अब तो जुर्माना दे दिया तो अब ये रेहड़ी वहाँ नहीं लगाएगा, लेकिन वो फिर उठा के वहीं लगा लेते हैं, क्योंकि जुर्माने की रकम कम है और कमाई ज़्यादा है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि रेहड़ी से जो आप सामान लोगे वो सस्ता मिलेगा। वो अलग है कि वो सामान भी गंदा होता है और तोल में भी उसमें फ़र्क होता है, लेकिन एक मेंटेलिटी बनी हुई है। तो एक तो इस एक्ट में चेंज होके इसकी जो पेनल्टी है वो बढ़नी चाहिए। दूसरा,
दिल्ली की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको वेंडिंग कमेटी बनाकर जो अच्छे से रोजगार करना चाहते हैं, रेडी पटरी वाले हमारे भाई हैं, और केंद्र सरकार ने उनके लिए फंड भी रिलीज किया, जो स्वनिधि योजना है उसमें 10,000 रुपये उनको देते हैं कि अच्छे से रेडी बनाएं, अपना पूंजी रखें, सामान रखें। और स्टेट गवर्नमेंट जो दिल्ली सरकार है, जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार 11 साल रही, उसका काम था कि एरियाज को आइडेंटिफाई करके और वेंडिंग जोन बनाए। जैसे कुछ अलूफ एरिया रहते हैं, कोई पार्कों के पास रहते हैं, कुछ ऐसी जगह रहती है कि जो खाली रहती है, पर्टिकुलर जगह तो हो। उस पर्टिकुलर जगह पे बकायदा उनको स्वनिधि लोन देके, लाइसेंस देके, उनके जीवन यापन की व्यवस्था करने के लिए वेंडिंग कमेटियां बना के और उनसे काम करवाना था, और एमसीडी का काम था इम्प्लीमेंट करना। लेकिन मैं अफसोस के साथ मैं कहना चाहूँगा कि 10 साल में बार बार चिट्ठी लिखने के बावजूद दिल्ली सरकार की, आम आदमी पार्टी की सरकार को वो वेंडिंग जोन्स पे काम नहीं हुआ। हमने निगम की तरफ से उन कमेटियों का गठन भी किया, क्योंकि उसमें 60% वेंडर्स होने चाहिए, उसमें पुलिस होनी चाहिए, उसमें आरडब्ल्यू होनी चाहिए, और उसमें कुछ प्रबुद्ध नागरिक होने चाहिए। हमने कमेटियों का गठन भी करके दिल्ली सरकार को भेजा एमसीडी की तरफ से, लेकिन उनको नोटिफाई नहीं किया गया, क्योंकि जब तक दिल्ली सरकार नोटिफाई नहीं करेगी वो अपना काम नहीं कर सकते एरिया। तो अब इस पे काम शुरू हो गया, और आप देख सकते हो कि सरोजनी नगर में वेंडिंग कमेटी ने कुछ लोगों को जगह भी दी है वहाँ। तो ऐसे अब दिल्ली के अंदर ये काम शुरू हुआ है, जगह जगह वेंडिंग जोन बनाकर सिर्फ उतने एरिया में रेडी लगे, बाकी जगह ना लगे, इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ एमसीडी में हम एक आने वाले समय में निर्णय ले रहे हैं कि जो हमारे सफाई के जो कर्मचारी हैं, तो उनकी भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए, क्योंकि जो हमारे लाइसेंस इंस्पेक्टर्स हैं, जो हमारी जनरल ब्रांच है, उसके बाद इतनी मैन पावर और गाड़ियाँ नहीं है कि वो इस पूरे, क्योंकि ये लाखों की तादाद में है, तो ये एक बड़ी समस्या है। लेकिन इसका हल भी है, और वो अब मिलकर ट्रिपल इंजन की सरकार निकालने की तरफ हमने कदम बढ़ा दिए। आने वाले समय में इसमें आपको राहत भी मिलेगी, और इस पे कंट्रोल भी बढ़ेगा, और इस पे सख्ती भी होगी। आने वाले समय मतलब आने वाले समय में 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में, नहीं ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है। जैसे मैंने बोला कि मैंने इसलिए पूछा है, नेता लोग कई दफा बात को घुमा देते हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। मैं तो आपको कमिटमेंट दे रहा हूँ, कूड़े के पहाड़ पे हमने कमिटमेंट दी, बिल्कुल। और मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि जो लोग बोलते हैं कि कूड़े के पहाड़ कम नहीं हो रहे, वो जाकर अपनी आंखों से खुद देख लें। हमारा काम क्या है, हम लोग तो वो है जो सामने वाला बात छुपा लेते हैं ना, हिडन कर लेते, हम उसको निकाल लेते हैं। नहीं देखिए, ये सारी चीजें खुली हैं। जो जब मैंने आपको बताया कि जो कूड़े डलाव घर थे वो खत्म हुए, तो ये तो कोई भी बता सकता है। घर घर से टिप्पर जाके कूड़ा उठाया जा रहा है, वो कोई भी बता सकता है। कूड़े के पहाड़ कम हो रहे हैं, कोई भी। नो डाउट। तो भारतीय जनता पार्टी काम करने में विश्वास करती है, कमिटमेंट के साथ काम करती है, और हमारे शीर्ष पुरुष मोदी जी, आपको पता है कि उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं पूरे है, देश को चलाने तो के लिए मैं 10 दफा क्या 100 दफा प्रणाम करता हूँ। उनकी वजह से ही हमारा हिंदुस्तान कहाँ आगे। तो हम मोदी जी से ही गाइडलाइंस लेते हैं, और वो उनकी गाइडेंस जो है, हम इंडियन नहीं, वर्ल्ड मानता है, वर्ल्ड के लोग मानते हैं, वो तो उनका तो कोई मुकाबला और नहीं। उन्होंने ही पूरे देश की म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को एक्ट देके और पूरा प्रोसेस और सिस्टम दिया। तो बस अब हमें तो ज़्यादा सोचना नहीं, हमें तो उस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना है। अभी नए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2026 आ गया, तो उसके हिसाब से और हम बहुत सारे ऐसे काम करेंगे कि दिल्ली के जनता को कूड़ा फ्री जो है वो दिल्ली मिले, साफ सुथरी दिल्ली मिले। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि जब तक दिल्ली की जनता सहयोग नहीं करेगी, सड़कों पे कूड़ा डालना बंद नहीं करेगी, हम दिल्ली को साफ नहीं कर सकेंगे। तो आइए मिलकर, ट्रिपल इंजन की सरकार और जनता मिलकर दिल्ली को साफ करने का एक बीड़ा उठाएंगे, और दिल्ली आपको साफ सुथरी दिखेगी। हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, और आप भी हमारा सहयोग करें। इसके साथ एक और जी, देखो, हम अब समाप्ति की तरफ जा रहे हैं। जिस विषय को हम लेके आ रहे थे, लेके आए हैं, वो लगभग बड़ा क्लियर हो गया है। हमारी जनता को एक एक चीज़ पता लग गया, कूड़ा कहाँ से कहाँ जा रहा है, कैसे हो रहा है, रेडियो का हो गया, और जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। एक और चीज़ रह गई, अब आ गई समस्या पार्किंग की। उसका क्या सोच रहे हैं आप लोग? देखिए, ये पार्किंग की वजह से भी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत डिस्टर्बेंस होती है, जाम लगते हैं,
आपको पता है मतलब गाड़ी हर बंदा बीच में लगा के चला जाता है। देखिए, इसमें ट्रिपल इंजन की सरकार की पूरी कमिटमेंट है। ट्रिपल इंजन में केंद्र सरकार है जिसके एलजी है, जिसके हाँ पास जी। डीडी है, जिसके पास ज़मीन है, दिल्ली सरकार है जिनके पास पैसा है, सिस्टम है, और एमसीडी है जिसकी जिम्मेदारी है पार्किंग को उसको मेंटेन करने बिल्कुल की। बिल्कुल। तो अब ये एक कोऑर्डिनेशन बन चुका है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, अभी कुछ दिन पहले ही माननीय एलजी की अध्यक्षता में एक डीडीए, हमारे सभी सांसद दिल्ली के और डीडीए के अधिकारियों की एक बड़ी मीटिंग हुई जिसमें और भी डिपार्टमेंट थे, और उसमें एक डिसीजन लिया गया कि जितने भी खाली प्लॉट जो डीडीए के पड़े हुए उन सभी प्लॉटों पर पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। उसको मैनेज एमसीडी करेगी और उसको बनाने का जो खर्चा है उसमें दिल्ली सरकार सहयोग करेगी। तो तीनों मिलकर इस पार्किंग की समस्या को कम करेंगे। और 3000 ऐसे प्लॉट्स आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं पूरी दिल्ली के अंदर, क्योंकि अभी बहुत कम संख्या में पार्किंग के जगह हैं। ये तकरीबन सभी सरफेस पार्किंग बनेगी। इसके अलावा एमसीडी के अंदर जैसे पार्किंग ये यहाँ बनी है, चांदनी चौक में बनी है। नहीं, चांदनी चौक में तो एक मल्टी लेवल भी बनी है, हाँ, और एक सरफेस पार्किंग होती है कि प्लॉट के अंदर। तो क्योंकि क्या है कि सभी जमीनें डीडीए नहीं दे सकता। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट के काम होते हैं, स्कूल बनने हैं, पार्क बनने हैं, रिक्रिएशन सेंटर्स हैं, तो वो फ्यूचर के लिए छोड़ा होता है। लेकिन जब तक वो जमीनें खाली हैं उन पे पार्किंग के हम ठेके देंगे, तो उससे जनता को भी राहत मिलेगी, एमसीडी और डीडीए का भी जो है वो रेवेन्यू बढ़ेगा। क्योंकि जब डीडीए हमें कोई प्लॉट देता है पार्किंग के लिए तो उसमें रेवेन्यू शेयरिंग होता है। तो उसमें 40% डीडीए लेता है, 60% जो है वो एमसीडी लेती है, क्योंकि उसमें हम ठेके देते हैं, उसमें मैन पावर लगती है। तो ये दिल्ली की जनता को राहत देने के लिए 3000 ऐसी साइट्स आइडेंटिफाई हो गई हैं और उनको चिन्हित कर लिया गया है। हमारे 7 एमपीज़ की देखरेख में ये काम चल रहा है। उसमें रेखा गुप्ता सरकार और हमारी एमसीडी जो है प्रवेश भाई जी के नेतृत्व में इसमें लगातार तीनों टच में। और आने वाले समय में, क्योंकि सरफेस पार्किंग के लिए आपको बहुत ज्यादा व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है, तो उसका टेंडर निकालना है, उसकी थोड़ी सी बाउंड्री करनी है और एक जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अपना उसको तो ये आप देखेंगे कि जल्दी हम बहुत सारे टेंडर्स करके जनता को राहत देंगे। देखिए, संदीप जी से हमने दिल्ली के जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं उसके विषय में डिस्कस किया। आपको उन्होंने बड़े शांति के साथ बड़ी डिटेल में आपको समझाया, जो कि आज तक हो सकता किसी ने ना समझाया और ना ही हो सकता आपको पता हो। सबसे पहले तो संदीप जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत ही कीमती समय है, मैं इनको बहुत सालों से जानता हूँ, इनके पास तो टाइम ही नहीं होता, बड़ी मुश्किल से इनको खींच के लाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। आपने दिल्ली के ये जो छोटे छोटे काम हैं उसके विषय में आपने बताया कि कैसा चल रहा है, इसका फ्यूचर कैसा है, कब तक कंप्लीट हो जाएंगे जो समस्या चल रही हैं। इसके पीछे इनका बहुत बड़ा विज़न है, बहुत बड़ा विज़न। जिस बंदे का विज़न फ्यूचर का रहता है, सॉलिड रहता है, कॉन्फिडेंस के साथ रहता है, वही बंदा काम कर सकता है। बिना विज़न वाला बंदा कोई काम नहीं कर सकता। ये मेरा खुद का मानना और 100% सच्चाई है। दोस्तों, अब हम यहीं ख़त्म करते हैं अपना शो। धन्यवाद, धन्यवाद संदीप जी। जी जी, मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने खोज के ऐसे प्रश्न पूछे और मुझे भी बताते बड़ा अच्छा लगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जनता को नहीं पता होती, नहीं पता, इस माध्यम से उन्हें पता लगेगी कि ये कूड़ा सिर्फ कूड़ा नहीं है, कितना बड़ा काम है और कितने लोग इसमें लगे हैं। और फिर मैंने निवेदन आपके थ्रू किया कि हमें दिल्ली को साफ रखना है। 70,000 लोग दिल्ली के लगे हुए हैं ये कूड़ा सफाई के पीछे। हमारे को भी नहीं पता था, हमारे हिसाब से तो कोई 1000-2000 लोग लगे होंगे। ठीक है, गाड़ी चल रही है, यही है ना जी। चलो, थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद संदीप जी। ये हमारे YouTube चैनल टॉक शो विद सुमन बिंदल की तरफ से, जी जी जी, हमारी सारी टीम की तरफ से आपके लिए हमारा ये स्मृति चिन्ह है। बहुत खूबसूरत ये चिन्ह है और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। यदि आपको ये शो अच्छा लगा हो, टॉक शो विद सुमन बिंदल, मेरे YouTube चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।